एक दिन एक व्यक्ति जो बार बार अपने घर पर फोन करता है पर जो उसके पिता होते हैं उस फोन को नहीं रिसीव करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। तभी वो परेशान होकर के अपनी पत्नी के फोन पर फोन करता है पर उसकी पत्नी का मोबाइल भी नहीं उठता है। अब वो व्यक्ति परेशान होने लगता है और परेशान होने के बाद में वो अपने घर आता है और अपने घर आने के बाद में जब वो अपने घर के अंदर का नजारा देखता है तो देख करके चौंक जाता है कि आंखें फटी का फटी रह जाती हैं। दरअसल दोस्तों, जो उसके पिता होते हैं जिनकी उम्र 70 साल के आसपास होती है, वो अर्धनग्न हालत में बेड पर पड़े होते हैं और उनके शरीर से बहुत सारा खून बह चुका होता है और जो उसकी पत्नी होती है वो वहां पर नहीं होती है। वो उनकी तलाश करता है पर उसकी पत्नी का कोई अता पता नहीं लगता है। तभी वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में पुलिस को इस बात की जानकारी देता है। मौके पर पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद में जब इस केस की छानबीन करती है तो पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है उसे सुन करके, उसे देख करके लोगों की रूह कांप जाती है, लोगों की आंखें फटी का फटी रह जाती हैं और लोगों को भरोसा ही नहीं होता है कि आखिरकार एक बहू, एक ससुर जो अपने घर पर अकेले रह रहे हों, एक साथ में इस तरीके का काम कैसे कर सकते हैं। आज की कहानी हम लोगों को बहुत ही सीख देने वाली है, तो इस कहानी में लास्ट तक जरूर रहें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटनाएं, ये सच्ची कहानियां अच्छी लगे, ऐसी जानकारी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय में जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात के खेड़ा जिले से। गुजरात का एक जिला पड़ता है खेड़ा और उसी खेड़ा का एक इलाका पड़ता है भगत जैन। उस भगत जैन इलाके में एक व्यक्ति जिसका नाम जगदीश होता है, जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास होती है और उसको एक बेटा होता है। बेटा जो बिजनेस किया करता है और बिजनेस की काम से अक्सर वो अपने घर से बाहर रहा करता है। अब उस बेटे की शादी होती है। शादी होने के बाद में उसके घर में एक अच्छी सुंदर सी बहू आती है। शादी के कुछ दिन ही बीतते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद अब वो जो उसका बेटा होता है वो बिजनेस के काम से अक्सर घर से बाहर रहा करता है। कभी एक दिन घर पर, 2 दिन घर से बाहर, और इस तरीके से जब वो घर से बाहर रहता है तो अब उसके घर पर जगदीश और उसकी बहू है, अब वो दोनों रहा करते हैं। अब जो जगदीश होता है, जो उसकी बहू होती है, बहू देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। अभी उसका नई शादी होती है। शादी के कुछ ही दिन बीतते हैं, उसका गठीला बदन, गोरा बदन, लंबा चौड़ा शरीर, उसकी खूबसूरती को देख करके जो भी देखता है थोड़ा सा दीवाना ही हो जाता है। तभी जो उसका ससुर जगदीश होता है, इसी बीच जो जगदीश होता है वो अपनी बहू को जब देखता है तो देख करके कहीं ना कहीं अब उसका मन भी डोलने लगता है। और एक दिन जब उसका बेटा घर पर नहीं रहता है तब वो अपनी बहू से कुछ इस तरीके से बात करता है, कुछ इस तरीके से उसे लुभावनी बातें करता है, उसे लालच देता है। जैसे ही जो मनीषा अपने ससुर की इन बातों को सुनती है तो सुन करके उसे भी ऐसा लगने लगता है कि जो उसका ससुर है वो उससे कुछ चाहता है। अब क्योंकि जो मनीषा का पति है वो अक्सर घर से बाहर रहा करता है, तभी जो मनीषा होती है वो भी अपने ससुर के करीब आ जाती है। अब दोनों एक दूसरे से रिलेशन में हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ में नाजायज रिश्ते में हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ में सारे हर प्रकार की अय्यासियां करते हैं। जो ससुर होता है उसके पास में जो पैसे होते हैं उन पैसों को अपनी बहू के पीछे पानी की तरह बहाने लगता है, उसकी हर शौक हर शान को पूरा करने लगता है। इधर जो उसका बेटा होता है वो भी नहीं समझ पाता है कि आखिरकार क्या बात है। वो तो यही समझता है कि पिताजी हैं, उनकी इकलौती बहू है, इस वजह से शायद वो अपनी बहू से इतना प्रेम करते हैं। अब जो बहू होती है, मनीषा होती है, वो अपने ससुर का अच्छे से ख्याल रखती है और अच्छे से ख्याल रखने के बाद में उनकी जितनी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करती है। घर पर और कोई काम होता नहीं, इसलिए जितना खाली समय बचता है उस खाली समय में वो अपना मोबाइल चलाने लगती है
अपना समय मोबाइल पर देने लगती है। इसी बीच जब मोबाइल पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय देने लगती है, फेसबुक के जरिए एक लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है जिसका नाम रोहित होता है। अब वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और बातचीत का सिलसिला बढ़ता है, एक दूसरे से दोनों के बीच में जान पहचान होती है। तब जो रोहित होता है वो एक दिन मनीषा को बताता है कि वो रहने वाला तो इंडिया का ही होता है, पर वो विदेश में रह करके पैसा कमाया करता है। और तभी रोहित जो होता है वो अब मनीषा से कहता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूं, मैं आपको अपने साथ में रखना चाहता हूं और इसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब अगर आप मेरे साथ रहने के लिए तैयार हैं और मेरे साथ शादी करना चाहती हैं तो आप कुछ पैसों का इंतजाम कर लें और उसके बाद हम आपको विदेश लेकर के चलते हैं। अब मनीषा रोहित की बातों में आ जाती है और रोहित की बातों में आने के बाद में अब वो ये सोचती है कि आखिरकार उसे पैसा मिले तो कहां से मिले। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। वो सोचती है कि जो उसके ससुर हैं उनके पास में पैसा है और वो अपने ससुर से पैसा आसानी से ले सकती है। जो बहू मनीषा होती है वो अपने ससुर को शाम के वक्त खाना खाने के लिए देती है और खाना खाने के बाद में वो अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी, आज हमारी कुछ इच्छाएं हैं, आज आपको हमारी इच्छाओं को पूरा करना होगा और आज हम दोनों एक दूसरे के साथ में पूरी रात मस्ती करेंगे, पूरी रात अय्याशी करेंगे। अब जो ससुर होता है वो अपनी बहू की बातों को सुन करके खुश हो जाता है और खुश होने के बाद में जैसे ही रात होती है, रात होने के बाद वो रात में बहू के कमरे में पहुंच जाता है और बहू के कमरे में पहुंचने के बाद में जैसे ही वो दोनों निवस्त्र होते हैं, आपत्तिजनक हालत में होते हैं, तभी जो बहू होती है वो अपने ससुर से कहती है कि मैं आपकी तो हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर दूंगी, पर मेरी भी एक इच्छा है जिसे आपको पूरी करना पड़ेगा। अब जो ससुर होता है वो कहता है कि आखिरकार ऐसी क्या इच्छा है। तब मनीषा अपने ससुर से कहती है कि हमें 3 लाख रुपए की जरूरत है, हमें 3 लाख रुपए चाहिए। अब जो उसका ससुर होता है वो मनीषा से पूछता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी है जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत है, क्योंकि उसके ससुर को कहीं ना कहीं ये शक होता है, कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि अब जो उसकी बहू है जिससे वो प्यार करता है वो शायद किसी और के प्यार में पड़ चुकी है और वो अपनी बहू को पैसा देने से मना कर देता है। इससे जो बहू होती है वो गुस्से में आ जाती है। अब मनीषा को गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद में वो अपने ससुर के प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और मनीषा उसके बाद में अपने ससुर का लाकर खोलती है, उसके घर पर जितने भी जेवरात होते हैं, उसके जितने भी गहने होते हैं और कुछ पैसे होते हैं, उन पैसों को लेकर के वो अपने प्रेमी के साथ में भाग जाती है। इधर जो उसका बेटा होता है जो बाहर होता है वो अपने पिता के पास में फोन करता है पर उसका फोन ही नहीं उठता है। तभी वो अपनी पत्नी मनीषा के पास में फोन करता है, अब मनीषा का भी फोन नहीं उठता है। वो परेशान होने लगता है और जैसे ही वो परेशान होकर के अपने घर पर आता है और घर पर देखता है तो वो देखता है कि उसके जो पिता हैं उनकी लाश बेड पर पड़ी होती है, उनकी लाश बेड पर पड़ी होती है और उनके शरीर से बहुत सारा खून बह चुका होता है। अब वो अपनी पत्नी की तलाश करता है पर उसकी पत्नी का कहीं अता पता नहीं होता है। तभी वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में ये बात पुलिस को बताता है, पुलिस को सूचना देता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंचती है तो अब ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार कौन हो सकता है जो उस व्यक्ति को मारा हो। तब पुलिस ये जानने की कोशिश करती है, पुलिस को पता लगता है कि उनकी एक बहू भी है, उस व्यक्ति की एक पत्नी है जो घर पर नहीं है। अब उसकी तलाश की जाती है पर कहीं उसका अता पता नहीं लगता है। पुलिस बहुत कोशिश करती है और कोशिश करने के बाद में उस मनीषा को गिरफ्तार करती है और जैसे ही मनीषा को गिरफ्तार करती है मनीषा से पूछती है कि आखिरकार क्या कारण था, किसने आपके ससुर को मारा और क्यों मारा। तब जो मनीषा होती है वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है, पुलिस के सामने टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वो पुलिस को ये सारी सच्चाई बता देती है कि किस वजह से और किस तरीके उसने अपने ससुर को मारा।
दोस्तों ये बात जैसे ही पुलिस वालों को पता लगती है, पुलिस वालों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार आजकल लोग अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए किस हद तक गुजर सकते हैं, इसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। अपने आसपास ऐसे लोगों से सतर्क रहें, सचेत रहें। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।